नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज से हम भारतीय संविधान की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में आपका भारतीय संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा और पूरा याद हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है और वो है नियमित क्लासें लेनी है, और ये क्लासें ऑनलाइन डेली रोज शाम को आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सैटरडे संडे को छोड़कर। बाकी लगातार ये क्लासें आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि संविधान की कोई भी क्लास इंपॉर्टेंट नहीं रहती होगी। और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखूंगा और कुछ भी आपको लिखित रूप में नहीं ध्यान देना है, बिल्कुल मेरी बात सुननी है। आने वाले 15 मिनट अगर आप अच्छी तरह समझ गए या सुन ली मेरी बात को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके ऐसे पकड़ में आएगा कि बाकी संविधान में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी तरह से मजबूती के साथ आप हमेशा खड़े रहोगे, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, वो क्रिएट आज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, भारतीय संविधान बना कब, क्यों बना। इसके लिए हर बार कंपटीशन एग्जाम में आपको सिलेबस में दिया जाता है कि इसकी पृष्ठभूमि, कि जब ये बना संविधान निर्मित हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो कंपटीशन में जो है टीचर्स में विशेष रूप से, बाकी हर कंपटीशन में है ही, 1919 1935 ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, अधिनियम जो हैं वो माने गए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वहाँ से जहाँ से भारत के अंदर नियम कायदों की शुरुआत हुई। सबसे पहले 1857 की क्रांति के 100 साल पहले की बात है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये दो युद्ध ऐसे थे कि जिनके बाद में भारत के अंदर अंग्रेजों की सत्ता परमानेंट स्थापित हो गई। और उस सत्ता को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो सत्ता स्थापित हुई थी उसे रेगुलेट करना था, कंट्रोल करना था, सिस्टमेटिक चलाना था। और इसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और उसमें कई नियम कायदे इसी प्रकार के थे कि कैसे भी करके और कंपनी को रेगुलेट किया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए, बाकी काम हो न हो ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में आए। ये बात कौन चाहता था? ब्रिटेन चाहता था। ये बात 1773 में हुई। उसके बाद कई धीरे धीरे जो है कानून नियम बनते चले गए और आगे आते आते 1909, 1935 ये तीन वो अधिनियम बने जिनके माध्यम से भारत की शासन सत्ता पूर्णतः व्यवस्थित रूप ले गई। और आज जो है वो भारत का संविधान जो है वो उसी फ्रेमवर्क के ऊपर टिका हुआ है। वो जो एक ढांचा तैयार उस समय हुआ था उसी ढांचे के ऊपर आज टिका हुआ है। ये बात सत्य है कि अंग्रेज जो भी अधिनियम लेके आए वो अपने स्वार्थ में लेके आए थे, हमारे लिए नहीं लेके आए। लेकिन चूंकि उनको खुद का शासन चलाना तो था और चलाना था, तो इसलिए अधिनियम लाने थे और उनके माध्यम से ही वो शासन चला रहे थे। और अंतिम जो अधिनियम थे 1919, 1935, इनमें वो समझ चुके थे कि अब धीरे धीरे भारत को उनकी सत्ता संभालनी ही है। इसलिए 1935 वो अधिनियम है जिनके माध्यम से भारत को अंग्रेज सत्ता संभालना चाहते थे। फिर 47 में तो भारत शासन अधिनियम आ ही गया था और उसके तहत लगभग शासन देने का विचार कर ही लिया था। और फिर तो हम सब जानते हैं संविधान सभा बनी और ये सब चला था। लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो जो कि स्टार्टिंग है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब मैं यहीं इसको याद करवा रहा हूँ, बस शांति से 5 से 7 मिनट मेरी बात को सुनना है और सब कुछ याद हो जाएगा। पूरी एकाग्रता से आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी आवश्यकता है, मेरी नहीं। इसलिए आपको 5 से 7 मिनट पूरी डेडिकेशन के साथ देने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 1919 के अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ध्यान रहे 1909 पहले आया था, इसलिए मार्ले मिंटो ये शब्द आपको ध्यान रखना है। मार्ले मिंटो छोटे अक्षर हैं 1909 में और बड़ा अक्षर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये बड़ा अक्षर है, ये 1919 में। एक कंफ्यूजन रहता है जो यहीं क्लियर हो जाना चाहिए। तो 1919 के अधिनियम का नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब बात आती है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था इसमें दोनों शब्द क्यों लिखे हुए थे, यानी मॉन्टेग्यू तो कौन था और चेम्सफोर्ड कौन था। तो ध्यान रहे
मॉन्टेग्यू जो था वो ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ वो व्यक्ति था जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में बैठता था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सलाह देता था किसके बारे में, भारत के बारे में। उसे बोलते थे भारत सचिव। तो भारत सचिव था। पहला शब्द कौन सा, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कौन था, भारत सचिव। और फिर आता है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन था, ये भारत में बैठा हुआ वायसराय था। तो ये दोनों शब्द क्लियर हो जाना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू कौन था, ब्रिटेन में बैठा हुआ भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड भारत में बैठा हुआ वायसराय। ये शब्द क्लियर हो गया। अब बात आती है कि दोनों व्यक्तियों के पास 1919 में पावर क्या थे। तो जो ब्रिटेन में बैठा था मॉन्टेग्यू, उस व्यक्ति को एक विशेष पावर दिया गया भारत सचिव को, और वो था कि वो महालेखाकार परीक्षक से अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकता है। अब वो महालेखाकार परीक्षक मतलब ऑडिटर, वहां से अपना ऑडिटर भेज करके भारत का ऑडिट करवा सकता है, यानी कि लेखा जोखा करवा सकता है कि भारत में क्या कमाई हुई, क्या खर्चा हुआ। वो भारत सचिव के अंडर में रहेगा वो व्यक्ति जो कि भारत का लेखा जोखा संभालेगा। क्लियर है। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात, वो तो भारत में वायसराय था, उस वायसराय के अंडर में जो कार्यकारिणी थी, उस कार्यकारिणी में थे लोग 6। कितने लोग थे, 6 लोग। अब इन 6 में से अब ये तय कर दिया गया भाई, खुद गवर्नर समेत, यानी वायसराय जो था, ये तो आपको चित्र से मालूम है कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जब अधिनियम आया था तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लग गए थे। तो निश्चित रूप से ये 1919 के अधिनियम में भारत में जो चेम्सफोर्ड है ये वायसराय है, गवर्नर जनरल जिसे आप बोल सकते हैं, ये वो व्यक्ति है। और इसके अंडर में 5 आदमी और थे, और कुल मिलाकर के सारे 6 मिलके गवर्नर जनरल समेत 6 व्यक्ति क्या थे, गवर्नर उसकी कार्यकारिणी कहलाते थे। अब वो गवर्नर उसकी कार्यकारिणी के जो 6 लोग हैं, इसमें 3 भारतीय कर दिए गए कि भाई 3 भारतीय होंगे और 3 अंग्रेज होंगे। अब जो 3 अंग्रेज होंगे ना, उसमें ये और तय कर दिया गया कि भाई एक तो गवर्नर जनरल है ही, जिसे वायसराय कह रहे हो आप, एक कमांडर इन चीफ, यानी कमांडर इन चीफ का मतलब सेनापति, वो भी अंग्रेज होगा। 2 तो रिजर्व पोस्ट हो गई, एक गवर्नर जनरल की यानी वायसराय की, और दूसरी कमांडर इन चीफ की, यानी 2 पोस्ट हो गई। एक गवर्नर जनरल की जिसे वायसराय कह रहे हो आप, और दूसरा कमांडर इन चीफ। ये तो अंग्रेजों की फिक्स सीट हो गई। 3 में से 3 अंग्रेज जो होने थे उसमें 2 तो फिक्स हो गए। तीसरा कोई एक अधिकारी और अंग्रेज ले लिया गया, जिसको एक विभाग और दे दिया गया, और 3 विभाग किसको दे दिए, भारतीयों को। तो भारतीयों को लगा ना कि भाई हमारे को कुछ मिला, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ याद हो जाने चाहिए आपको। पहला पॉइंट कि ब्रिटेन में भारत सचिव के अंडर में महालेखाकार परीक्षक की नियुक्ति, और भारत में वायसराय के अंडर में जो कार्यकारिणी थी उसमें 3 भारतीय फिक्स कर दिए गए और 3 अंग्रेज हो गए। ऐसे करके टोटल 6 आदमी हैं गवर्नर उसकी कार्यकारिणी में। अब बात आती है कि इसके अलावा ये 2 महत्वपूर्ण काम तो इन दोनों के हो गए, मॉन्टेग्यू के और चेम्सफोर्ड के। अब उसके बाद जब भारत की व्यवस्था संभालनी थी तो उसमें 2 बड़े आयोगों की आवश्यकता पड़ी। एक यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की बात आई कि भाई यूपीएससी होनी चाहिए, या जितने भी कर्मचारी है ना वो कंपटीशन एग्जाम दिला करके फिर आने चाहिए। तो यूपीएससी की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1919 के दिन में व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया कि अब क्या कर देंगे, यूपीएससी लेकर के आएंगे, यानी संघ लोक सेवा आयोग लेकर के आएंगे। तो उसके लिए एक आयोग ही बना दिया, ली आयोग। फिर ली आयोग ने सिफारिश भी दे दी और 1926 में यूपीएससी बन भी गई। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में क्या बन गया, यूपीएससी बन गया। और इसका प्रावधान कब हुआ था, 1919 के अधिनियम में। तो तीसरी विशेषता आपको याद हो गई। पहली विशेषता, भारत सचिव जो कि ब्रिटेन में बैठा था उसके अंडर में महालेखाकार परीक्षक होगा। दूसरी विशेषता, जो भारत में वायसराय था उसकी कार्यकारिणी में जो टोटल वायसराय समेत 6 आदमी थे उसमें 3 भारतीय होंगे। और तीसरी विशेषता जो प्रमुख रूप से दी गई वो थी यूपीएससी की स्थापना होगी, एक वैधानिक आयोग बनेगा। ये चौथी विशेषता है, कौन सी, कि वैधानिक आयोग बनाया जाएगा। तो चारों विशेषताएं याद हो चुकी है आपके, ठीक है। 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, 5वीं और 6वीं, और 6 काफी हैं, बस ये 6 में से कन्फर्मली आ जाती हैं, ठीक। एक बजट की और बात कर लेंगे, बाकी 6 तो ये है और एक 7वां बजट होता है, ठीक। ये काफी हैं, अगर ये ढंग से याद रह गई तो ये मान लो 1919 के दिन में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो
अगली वो 4 के बाद अगली कौन सी है? अगली है कि केंद्र में 2 सदन और प्रांत में 2 शासन। वापस से सुनना, केंद्र में 2 सदन और प्रांत में 2 शासन। अब 2 सदन कौन से? जैसे आज राज्यसभा लोकसभा है, वैसे वहां राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये 2 बनी कहाँ? केंद्र सरकार में। और राज्य सरकारों में यानी प्रांतों में 2 शासन बने, एक गवर्नर उसकी कार्यकारिणी का और एक जो प्रांतों के अंदर विधानसभा थी उसका शासन। गवर्नर उसकी कार्यकारिणी को महत्वपूर्ण विषय दे दिए और प्रांतों की विधानसभा के जो मंत्री थे, उस विधानसभा में से बनते के जो मंत्री बन के आते थे, उन मंत्रियों को हस्तांतरित विषय दे दिए। तो ऐसे करके ध्यान रखने की बात, केंद्र में 2 सदन और प्रांत में 2 शासन, ऐसे आपको याद रखना है। तो जो 6 विशेषताएं, वापस से हाथों हाथ देखिए। सबसे पहली बात, ब्रिटेन में भारत सचिव के अंडर में महालेखाकार प्रेक्षक। दूसरा, भारत में जो वायसराय है उसके अंडर में 6 सदस्यीय कार्यकारिणी, इसमें 3 भारतीय। उसके अंडर में नहीं बोलेंगे, वायसराय समेत 6 थे वो, और उसमें 3 भारतीय। और उसके बाद में हमने कहा यूपीएससी और वैधानिक आयोग, 2 आयोग हो गए, संघ लोक सेवा आयोग और वैधानिक आयोग। और उसके बाद में अगर अपन आए तो आ गए अपन केंद्र में 2 सदन और प्रांत में 2 शासन। हो गए 6, आसानी से याद हो गए। और अब जो बाकी बच गई 7वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम रख सकते हैं तो वह है बजट और एक अध्यादेश। ये 2 और रह जाएंगे तो काफ़ी हैं। बजट जो है उसमें ये ध्यान रखना है कि पहली बार 1919 में केंद्र का बजट अलग और प्रांत का बजट अलग बनने लग गया, क्योंकि प्रांत में शासन तो आ ही गया, प्रांत में द्वैत शासन है तो डेफिनेटली बजट देना पड़ेगा आप उसको। तो इसलिए प्रांत में क्या दे दिया गया? बजट भी दे दिया गया और केंद्र का बजट अलग कर दिया गया। हालांकि जो प्रांत का द्वैत शासन है ये 1935 में हट भी गया था, लेकिन एक बार तो व्यवस्था पूरी देनी पड़ेगी ना। प्रांत में 2 शासन है तो बजट भी देना पड़ेगा, प्रांत का बजट और केंद्र का बजट, ये व्यवस्था कर दी गई। अब अगली जो बात थी अध्यादेश की। अध्यादेश आखिरी विशेषता इसकी है और वो ये है कि भाई जब सदन नहीं चलेगा, जैसे केंद्र की विधायिका है, अब केंद्र की विधायिका नहीं चल रही है मान लो, तो गवर्नर जनरल क्या जारी करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। और ये पावर पहले से चला रहा था, लेकिन इसमें कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए। विशेष प्रावधान क्या कर दिए गए कि गवर्नर को कुछ पावर स्पेशल दे दिया, जो वायसराय था इसको पावर विशेष दे दिए। एक पावर तो ये दे दिया कि भाई एक काम करना, जब भी विधायिका कोई कानून बनाए और आपके नहीं जचे तो कैंसिल कर देना, ठीक, और आपके जच जाए और चाहे फिर विधायिका कैंसिल ही करे, आप पारित कर देना। ये किसको दी गई पावर? वायसराय को, ठीक है। तो ऐसे करके विशेष पावर इसको दे दिए गए, तो इसलिए अध्यादेश पावरफुल हो गया। किसका? इस वायसराय का, ठीक है। तो वायसराय के अध्यादेश को पावरफुल कर दिया गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, और 8 याद भी हो गए होंगे। सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर जो भारत सचिव था, उस भारत सचिव के अंडर में महालेखाकार प्रेक्षक, भारत में वायसराय के अंडर में कार्यकारिणी सहित 6 लोग, जिसमें 3 भारतीय, कमांडर इन चीफ अंग्रेजी रहेगा। उसके बाद में अगली विशेषता थी यूपीएससी और वैधानिक आयोग। फिर उसके बाद केंद्र में 2 सदन और प्रांत में 2 शासन। उसके बाद में हमने बात की कि बजट 2 होंगे, केंद्र का बजट अलग और प्रांत का बजट अलग, और अध्यादेश का पावर बढ़ा दिया गया। ये सारी चीजें अपन ने इसमें कवर कर ली। ये मैंने आपको बिना लिखित के, लिखे बिना बताया है। अगर इसको एक बार भी और देख लोगे ना आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको एक कंप्लीटली ढंग से याद हो जाएगा और ज़्यादातर को याद हो ही गया होगा। इसलिए आप पूरे मनोयोग से चीज़ों को सुनने का प्रयास करना। बस आने वाली क्लासों में हालांकि मैं पूरा बाकायदा बोर्ड पे लिख के लाऊंगा, सारा सिस्टमेटिक रहेगा, लेकिन आपसे निवेदन एक ही है कि आप मेरे बोलने पे ध्यान देना। जो मैं बोलूँगा उन चीज़ों के ऊपर आपने गौर कर लिया तो मैं पूरा संविधान आपको याद करवा दूंगा, पूरे आर्टिकल याद करा दूंगा। जो ट्रिक्स हैं या जो मेरे पढ़ाने का इतने वर्षों का जो अनुभव है उसके माध्यम से आपको चीज़ें याद करवा दी जाएंगी। अब याद करना है तो देखना, पढ़ना है तो मत देखना। देखो सीधी बात है, एक तो होता है पढ़ना फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी तो आप किसी चैनल पे देख लेना, यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो सीधी बात है, मेरा नियम चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पढ़ाने का है कि मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं वो जो बाकी चीज़ें होती हैं मेरे से नहीं होती जो लोग किया करते हैं। यहाँ सीधा सीधा सिस्टम है, पढ़ना है तो मेहनत करनी है। अब मुझे नहीं मालूम, अब आप कहोगे सर आपको क्या मालूम पड़ेगा, आप मेहनत करेंगे नहीं करेंगे,
मेरे वीडियो को आगे वही देखता है जो मेहनत करता है। ये मुझे पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि मेहनत करने का मतलब होता है दिमाग पे जोर पड़ना, और मैं दिमाग पे जोर पटक देता हूँ, और जो दिमाग पे जोर पटकने वाली स्थिति को सहन नहीं करता वो छोड़ के चला जाता है बीच में ही। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।